Assalamualaikum class, welcome to your next lecture in Management Information Systems। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको ब्रीफली उसको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो उसकी दो मेन टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है, और कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हिस्ट्री ऑफ टीपीएस एज वेल। सो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में जो पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन, उसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान हो तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो कोई ना कोई एक्सचेंज हो रहा होगा, देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस फॉर कैश, या कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इसमें होगी, या देयर हैज़ टू बी अ ट्रांजैक्शन, टू वे ट्रांजैक्शन हमेशा होगी। पार्टी ए और पार्टी बी कोई ना कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे होंगे, फिर ही वो ट्रांजैक्शन कंसिडर होती है। अगर एक शख्स दूसरे शख्स को पैसे देता है तो वो गिफ्ट कंसिडर होगा, नॉट अ ट्रांजैक्शन। सो जो प्रॉपर बिजनेस लॉ की डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन की, उसकी बेस पर ही हम टीपीएस को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शंस आर अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज, अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफ़र ऑफ कैश और प्रॉपर्टी दैट अकर्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। तो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने अगर बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है तो वो सारे प्रिंसिपल्स पे अप्लाई होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज फॉर कैश, अंडरस्टैंडिंग यानी कि अभी एक्सचेंज नहीं भी हुआ लेकिन कोई प्रोमिसरी नोट साइन किया गया है या प्रोमिसरी नोट ट्रांजैक्शन का, वो भी टीपीएस के अंदर शामिल हो सकता है। तो कैश या प्रॉपर्टी एक्सचेंज की जा रही है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दैट इज़ ए ट्रांजैक्शन। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट या सर्विस, तो फिर ही वो टीपीएस के अंदर कंसिडर होगी। Based on this, what is a transaction processing system? It is a system in which information processing system for business transactions involving the collection, modification and retrieval of all transaction data. एक ट्रांजैक्शन हुई है दो पार्टीज़ के दरमियान, कोई सर्विस ऑफर हुई, जैसे बैंक्स में एटीएम है या पे चेक की एग्जांपल है, दोनों टीपीएस में कंसिडर होती हैं क्योंकि पे चेक्स बाद में प्रोसेस की जाते हैं, वेयर एज एटीएम जो है वो इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करता है। तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो एक तो कलेक्शन या उसकी कलेक्शन की मॉडिफिकेशन, उसको चेंज किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, या उसको रिट्रीव किया जा रहा है, यानी कि डेटाबेस में पड़ा है तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं जब भी रिक्वायर्ड हो वो इन्फॉर्मेशन। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो टीपीएस के अंदर होनी चाहिए, यानी कि वो डेटा कलेक्शन भी कर रहा है, डेटा को मॉडिफिकेशन, डेटा मॉडिफाई भी हो सकता है, क्योंकि अगर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो जिस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं वहाँ पे मॉडिफाई होगा क्योंकि वो अमाउंट कम होगी। और रिट्रीवल मीन्स कि वो अमाउंट या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जब भी चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट की शक्ल में या फाइल की शक्ल में आप शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ टीपीएस सॉफ्टवेयर। हिस्टोरिकली टीपीएस जो है, हमने जैसे पढ़ा था एमआईएस के अंदर के जो पहला कंप्यूटर था एनीएक और उसके बाद यूनिवैक, वो इनिशियली यूज़ हो रहे थे फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और उसमें भी मोस्टली वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और जनरल लेजर के बारे में इंफॉर्मेशन और अटेंडेंस या फिर उसके अलावा इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन जो पहला डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, वो अमेरिकन एयरलाइंस के लिए बनाया था आईबीएम ने, तो यानी कि वो टिकट प्रोसेसिंग के लिए ख़ास तौर पे, यानी कि जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है वो है टिकट्स परचेस की जा रही हैं फॉर कैश। तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पहली दफ़ा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो वॉज बाय आईबीएम फॉर अमेरिकन एयरलाइंस इन 1960। उसका नाम था सेबर। और जो सेबर है लफ्ज़ ये एक मुखफ़फ़ है, इट स्टैंड्स फॉर सेमी ऑटोमेटेड बिजनेस रिसर्च इन्वायरमेंट। तो हर एक लेटर जो है उससे एक वर्ड बनता है। सो दैट इज़ सेबर। और सेबर की डिफरेंट जो वर्जन्स अभी भी यूज़ होते हैं वो इन डिफरेंट एयरलाइंस, सेबर सॉफ्टवेयर या उसके डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय एयरलाइंस। इसको फिर अपग्रेड किया टू IBM 360, जो कि ज़्यादा एक फास्ट कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे सेबर चलता था, अब जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स पे भी चलता है। 1970s में खैर उन्होंने मूव किया फ्रॉम मेन फ्रेम टू मिनी कंप्यूटर्स, तो उस पर IBM 360 जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आता था फ्रॉम IBM, क्योंकि उस वक्त IBM ही मेन सेलर था कंप्यूटर्स का। तो ये दो मेन हिस्टोरिकल पॉइंट्स है कि ये सेबर पहला सॉफ्टवेयर है और IBM सिस्टम 360 जो हार्डवेयर था वो इस्तेमाल किया जाता था फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिफोर सेबर ऑल रिजर्वेशंस वर मेड बाय हैंड। एयरलाइंस की एग्जांपल जो है सारी रिजर्वेशंस बाय हैंड होती थी, अराउंड 1.5 आवर्स ऑन एवरेज पर रिजर्वेशन, यानी कि हर रिजर्वेशन पर
जो मैन आवर्स रिक्वायर्ड थे वो 1.5 आवर्स थे उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रोसेस करना, टिकट जनरेशन एक्सेट्रा, उसके अलावा फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, लिमिटेड टू 8 ऑपरेटर्स। तो हर ऑपरेटर जो है उसके लिए जो था वो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था। जब सेपरेट इंट्रोड्यूस हुआ तो रिजर्वेशन बिकेम सेमी ऑटोमेटेड। इसलिए सेमी ऑटोमेटेड कहते हैं कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट फिर भी है, क्योंकि एंट्री जो है डेटा की वो फिर भी ऑपरेटर्स ही कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइम एफिशिएंट, टाइम बहुत बचा। हमेशा हम ये कहते हैं एमआईएस के अंदर या तो टाइम बचना चाहिए या पैसे बचने चाहिए, फिर ही वो इफेक्टिव एमआईएस सॉफ्टवेयर है। सो मूविंग ऑन फ्रॉम हिस्ट्री, हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ टीपीएस सिस्टम्स। देर आर टू मेन टाइप्स, एक है रियल टाइम प्रोसेसिंग और एक है बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आप एट द सेम टाइम इंस्टेंटेनियस आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है सॉफ्टवेयर। व्हेन द ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एज इट अकर्स एंड डेटा इज़ मैनेज्ड इंस्टेंटली, यानी कि उसी वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी वक्त डेटा जो है वो मिल भी रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी टू कस्टमर एंड ऑल्सो टू, इन दिस एग्जांपल बैंक, क्योंकि हम एटीएम मशीन्स की एग्जांपल देंगे रियल टाइम प्रोसेसिंग में। बैच प्रोसेसिंग जो है उसमें होता है कि जी व्हेन ऑल इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड टुगेदर एट अ लेटर टाइम। तो इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट होती है, जैसे पे चेक्स की मिसाल है, पहले सारे पे चेक्स कलेक्ट होंगे, फिर बाद में वो प्रोसेस होंगे। तो एक बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा जो डेटा कलेक्टेड है, और फिर बाद में वो प्रोसेसिंग उसकी की जाएगी। सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ही होगी, क्योंकि वो उसमें ह्यूमन एलिमेंट भी होगा, लेकिन जो डेटा एंट्री आप कर रहे होंगे वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे होंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन टाइम डिले इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जिन इदारों में या जिन बिजनेसेस में टाइम जो है वो इतना मैटर नहीं कर रहा कि आपको उसी वक्त वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो फिर उसमें बैच प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और कॉस्टली भी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, कॉस्ट कम पड़ेगी। उसमें पे चेक की मिसाल जो है आप दे सकते हैं एज अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि पहले वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, पे चेक्स विल बी द कलेक्टेड डेटा, और वो जब एंटर किया जाएगा रेलेवेंट डेटा इनटू अ सॉफ्टवेयर, दैट विल बी बैच प्रोसेसिंग। वेयर एज एटीएम जो है वो उसी वक्त रिकॉर्ड कर रहा है, और वो फुली ऑटोमेटेड है इन द सेंस के उसमें कस्टमर को इंटरफेस के साथ डील करना पड़ा, लेकिन जो बैंक है वो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस रिकॉर्ड हो रहा है। अगर बैंक का कोई नुमाइंदा एंटर कर रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो फिर उसको सेमी ऑटोमेटेड कहेंगे। बट एटीएम्स जो है वो कम्प्लीटली सेल्फ सर्विस होते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे जी रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसकी एक और मिसाल जो है वो फास्ट फूड आउटलेट्स पे कई दफ़ा कियोस्क बना होता है, मैकडोनल्ड्स में जैसे अक्सर होता है कि वो आप अपना ऑर्डर खुद ही कर सकते हैं प्लेस। सो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग। ओके जी, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ बैच प्रोसेसिंग और उसके बाद रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जी कंट्रोल ओवर टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। तो जब मर्जी आप चाहें प्रोसेस कर सकते हैं, आज करना चाहें आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, हफ्ते बाद कर सकते हैं, विद दी अंडरस्टैंडिंग के टाइम जो है आपके पास है अवेलेबल, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के लिहाज से आपके पास ज़्यादा होती है बैच प्रोसेसिंग में। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोसेस आप बनाएंगे फॉर बैच प्रोसेसिंग वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, वो डिफाइंड होगा, और उसके लिहाज से फिर आप उस पूरे बैच को प्रोसेस करेंगे। रिड्यूस्ड सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है बैच प्रोसेसिंग का, क्योंकि जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उनको बनाना, उनको रन करना, उनकी मेंटेनेंस हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी कंपेयर टू बैच प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेजेस जो टाइम डिले है, गैदरिंग डेटा, स्टोरिंग और बल्क प्रोसेसिंग। टाइम डिले अगर तो टाइम मैटर करता है ज़्यादा, तो फिर बैच प्रोसेसिंग जो है वो अच्छा एक प्रोसेस नहीं है फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्शन में बहुत टाइम लगता है, जो चीज़ कंपेयर टू रियल टाइम प्रोसेसिंग इंस्टेंटली होती है, आपको हो सकता है घंटों के लिहाज से या हफ्तों के लिहाज से भी, फ्रॉम आवर टू डे या इवन वीकली बेसिस पर भी डिले हो सकता है। स्टोरेज के लिहाज से भी डिले होता है, क्योंकि आपको मोस्ट लाइकली बैच प्रोसेसिंग में फ़िज़िकल स्टोरेज करनी पड़ेगी डेटा की बिफोर प्रोसेसिंग, और बल्क प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जो कि हमने जब हिस्ट्री ऑफ एमआईएस पढ़ रहे थे उसमें हमने एक मेन मसला ये देखा था शुरू के जो एमआईएस हार्डवेयर थे, क्योंकि उसमें ऑपरेटर्स कम थे और काम जो था वो बल्क में जमा होता जाता था, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से हमने प्रोसेसिंग करनी है डेटा, लेकिन जो डेटा प्रोसेसिंग करने वाला बंदा है वो एक ही है, तो वो जाहिर सी बात है एक हफ़्ता मार्केटिंग का डेटा जो है प्रोसेस करेगा, उससे अगले हफ्ते में फाइनेंस का करेगा, तो बल्क में जो है वो जमा होता जाता है काम। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ बैच प्रोसेसिंग। ऑपरेशन कॉस्ट में इंक्रीज, ऑपरेशंस
क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको डिफरेंट ऑपरेशंस के प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, हर स्टेप के लिए आपको SOPs बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके अलावा आपको ऑपरेशन मैनेजर्स हायर करने पड़ते हैं, हायरार्की बढ़ जाती है क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे वो मैनेजमेंट को ओवरसी करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी जब आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है इन कामों के लिए। ओनली आइडेंटिकल डेटा इज़ प्रोसेस्ड इन वन बैच, ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि जी एक बैच जो होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें यकसानियत होनी चाहिए डेटा की, ताकि आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें। वो जो हमने एडवांटेज में पढ़ा था, स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब एक ही किस्म का डेटा जो है वो प्रोसेस कर रहा है। अगर वो फाइनेंशियल डेटा है तो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा ही प्रोसेस करेगा, उस वक्त उसमें आप कोई और डेटा जो है वो ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का डेटा जो है उसमें नहीं हो सकता। वो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनते भी नहीं है कि जो कि उसमें कंसिस्टेंसी का एलिमेंट बड़ा मैटर करता है। आगे जाके हम प्रिंसिपल्स ऑफ TPS पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आइडेंटिकल डेटा जो है वही प्रोसेस कर सकता है और उसके अलावा कोई और डेटा वो प्रोसेस नहीं कर सकता। पे चेक फॉर एग्जांपल कैन ओनली प्रोसेस वही डेटा जो कि पे चेक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, उसके अलावा और कोई वो डेटा जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता। एरर्स आर करेक्टेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दैट इज़ अनदर मेजर डिसएडवांटेज के प्रोसेसिंग के बाद ही आपको एरर्स नज़र आएंगे और फिर ही आप उसको एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा उन एरर्स को करेक्ट करने में। और अक्सर इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो ऑडिट में नज़र आते हैं जब वो वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। और बोलते हैं वाउचिंग, जो थर्ड प्रिंसिपल है ऑडिट का, कि जिसमें आपने प्रॉपरली डेटा एंट्री की है कि नहीं की है, जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है अदारा, उसके मुताबिक किया है कि नहीं किया डेटा एंट्री प्रॉपरली। सो दैट इज़ आफ्टर प्रोसेसिंग, और कई मतलब महीने गुजरने के बाद हो सकता है आपको अपना एरर नज़र आ रहा हो। वेर एज इन रियल टाइम अगर एरर है तो उसी वक्त वो एरर पकड़ा जाता है और वो ट्रांजैक्शन या तो दोबारा करनी पड़ेगी या फिर वो कैंसिल कर जाएगा और ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट वो एरर जो होगा रिकॉर्ड नहीं होगा। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम। अगर आप इम्तहानात के लिहाज से प्रिपेयर करें तो बैच प्रोसेसिंग के जितने भी एडवांटेजेस हैं वो रियल टाइम के डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं, और बैच प्रोसेसिंग के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो रियल टाइम के एडवांटेजेस बन जाते हैं। एक आसान तरीका याद रखने का, अदरवाइज और भी कुछ पॉइंट्स होंगे रियल टाइम में, बट दैट इज़ एन ईजी वे ऑफ रिमेंबरिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग या ऑनलाइन सिस्टम। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए। जो पहला एडवांटेज है वो वही है जो कि बैच प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज था। एरर करेक्शन कैन बी इमीडिएट। उसके बाद है डेटा इज़ प्रोसेस्ड एज डिमांड। डिमांड होगी उस डेटा की तो फिर ही वो प्रोसेस होगा, बिफोर डिमांड वो डेटा प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही जनरेशन होगी डिमांड की फ्रॉम द कस्टमर एंड, दैट डेटा विल बी प्रोसेस्ड, रादर देन के पहले से आप प्रोसेस कर रहे हैं या बहुत डिले के बाद प्रोसेस कर रहे हैं आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस। नो टाइम डिले, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका रियल टाइम प्रोसेसिंग का। डिसएडवांटेजेस में स्टैंडर्डाइजेशन मे नॉट एग्जिस्ट और मे बी मोर डिफ़िकल्ट। ATMs में कोशिश तो ये की जाती है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो इन द सेंस के जो आपको सर्विस मिल रही है एक बंदे को वही नेक्स्ट बंदे को मिल रही है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरली ट्रू, क्योंकि एक बंदा इस्तेमाल करता है ATM, प्रॉपर्ली यूज़ होता है, नेक्स्ट बंदा हो जाता है तो अगर ख़राब हो जाए दैट मीन्स के देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसकी अपकीप जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। मशीनरी पर डिपेंड जो है वो आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने का मतलब है कि वो मेंटेन्ड है प्रॉपर्ली, अदरवाइज़ वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसकी कई एग्जांपल्स है रियल टाइम में, क्योंकि जैसे आप जब प्रेजेंटेशंस देते हैं तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑफिस सिस्टम, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं MIS, विच इन दिस केस विल बी अ प्रोजेक्टर, और आपकी स्लाइड्स जो है वो डेटा होगा। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा वो, या इनकन्सिस्टेंट है, कभी कर रहा है प्रॉपरली काम, कभी वो बार बार ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्वालिटी मेंटेनेंस मुश्किल है आपको इन कन्वेइंग योर इन्फॉर्मेशन। तो मुश्किल होता है टेक्नोलॉजी में अगर मेंटेनेंस प्रॉपरली ना हो रही हो। उसके बाद है जी प्रोसेसिंग नीड्स मेक कंट्रोल डिफ़िकल्ट। प्रोसेसिंग नीड्स में कंट्रोल डिफ़िकल्ट, कंट्रोल से मुराद यहाँ पे कि जी आप एट द सेम टाइम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर को, इट इज़ ऑटोमेटेड, दैट मीन्स कि प्रोसेसिंग इज़ बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। तो ये एक मेन इशू है प्रोसेसिंग का अगर आप रियल टाइम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फिर है जी सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ एक्सपेंसिव, इसमें हमेशा कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है।
अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग में, आपकी स्टार्टअप कॉस्ट ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी, रिपेयर कॉस्ट्स, ये सारी चीज़ें हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, बहुत हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर के लिए। इसलिए अक्सर मैसेजेस आपको आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कि जी बैंक्स की तरफ से कि जी फ्रॉम दिस टाइम टिल दिस टाइम हमारे सिस्टम्स ऑफलाइन हो गए क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस टाइम है हमारा, रिपेयर टाइम है। और अक्सर एटीएम्स जो होते हैं वो आउट ऑफ रिपेयर भी होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी यूजेज होता है उनका। सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल। जब भी कोई ऑनलाइन सिस्टम होगा उसमें सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, बिकॉज हैकर्स जो हैं वो हैक करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे अगर क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल डेटा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग टू हैक दीज सिस्टम्स। तो कॉन्स्टेंटली आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है इन दीज टाइप्स ऑफ डेटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, उसके बाद वायरसेस और बग्स और वर्म्स जो है डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर जो कि कोशिश कर रहे होते हैं हैक करने की, उनसे बचने के लिए आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेटेड हों। ऐप्स के लिए प्रोटेक्शन अपडेट्स, कॉन्स्टेंटली अपडेशन हो रही होती है ऐप्स की भी, ऑनलाइन बैंकिंग में और एनी अदर काइंड ऑफ ऐप एज वेल। तो ये चीज़ें जो है डिसएडवांटेजेस में आती हैं क्योंकि इन सब से आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके जी, देर आर ऑल्सो टू फर्दर टाइप्स ऑफ टीपीएस। एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ उसको कह सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए आ सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन डिपार्टमेंट्स तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और अगर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो फिर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सो इंटरनल ट्रांजैक्शंस दैट अकर बिटवीन डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, या जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज भी होती हैं तो एक अंडर पेरेंट कंपनी है क्या, लेकिन वो आपस में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं कर रहे हो, एक दूसरे से चीज़ें परचेस कर रहे हो। External transactions that occur between the organization and external sources such as sales and purchases between other organizations, suppliers और customers। तो जो organization से बाहर जो parties मुंसलिक हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर all the way to end user तक, उनके साथ जो transactions है वो external transaction कहलाएगा। कुछ की फीचर्स हैं एक अच्छे टीपीएस के। एक है जी रैपिड रिस्पॉन्स, रिलायबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। अच्छा टीपीएस जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है विद रैपिड रिजल्ट्स। ये एक इसमें हम कहेंगे कि जी दिस इज़ एग्जांपल ऑफ टेक्निकल क्वालिटी। जो सॉफ्टवेयर की दो क्वालिटीज़ होती हैं, फंक्शनल क्वालिटी यानी कि जो अपना बेसिक रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितना अच्छा कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल क्वालिटी। तो रैपिड रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में। रिलायबल है, वेल डिज़ाइन बैकअप एंड रिकवरी विद लो फेलियर रेट। एक तो ये कि जी फेलियर होना नहीं चाहिए ट्रांजैक्शन, यानी कि सिस्टम जो है वो बैठना नहीं चाहिए, चाहे जितना मर्जी उस पर लोड जो है वो पड़ रहा है। अगर फेल होता भी है तो कोई ना कोई बैकअप सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके अंदर जो कि डेटा जो है वो बैकअप कर ले। बेशक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रही थी एट द टाइम ऑफ लेट्स से पावर आउटेज हो जाती है या कोई और इशू होता है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी हार्ड डिस्क पे वो स्टोर्ड है डेटा, और उसको रिकवर करना जो है वो आसान है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीनिंग ट्रीटिंग एवरी ट्रांजैक्शन इक्वली। वो कंसिस्टेंसी की जो बात हम करते हैं कि जी एक ही डेटा जो है वो एक तरह से ही किया जाएगा रिकॉर्ड, और अगर कोई उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फीड नहीं की गई, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल उसकी एक्सेल शीट्स पे अक्सर फॉर्मूले लगे होते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला फॉलो ना कर रहे हो प्रॉपरली तो उसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन की बेस पर वो आगे कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, वो एरर डिक्लेयर कर देगा सॉफ्टवेयर। Controlled processing maintains specific requirement for the roles and responsibilities of different employees। यहाँ से मुराद एक सेमी ऑटोमेटेड बेहतर होता है ऑटोमेटेड से। सेमी ऑटोमेटेड में आपके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या तो डेटा एंट्री में इन्वॉल्व होते हैं या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर। एट द टाइम वो प्रोसेस जब हो रहा होता है और उसको रिट्रीव कर रहे होते हैं डेटा, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिमेंट शामिल होता है ताकि आप क्वालिटी अश्योर कर सकें। कंट्रोल प्रोसेसिंग में हमेशा कंट्रोल ह्यूमन एलिमेंट को ज़ाहिर कर रहा होता है। सो ये कुछ की फीचर्स हैं एक अच्छे टीपीएस के। ट्रेडिशनल टीपीएस एप्लीकेशन ज़्यादातर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग किन चीज़ों में हो रही थी, हमने चीज़ पहले भी डिस्कस की थी। कोई भी ऑर्डर प्लेस किया गया है उसको रिकॉर्ड करना, परचेस की गई है, कंपनी ने परचेस की है वो रिकॉर्ड हो रही है। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल से मुराद है जिन्होंने आपके पैसे देने, और अकाउंट्स पेएबल जिनके आपने पैसे देने, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। रिसीविंग एंड शिपिंग, आपने जो रिसीव किए हैं पैकेजेस उनका रिकॉर्ड, जो आपने शिप किए हैं उनके ट्रैकिंग नंबर्स,
इन्वेंट्री कंट्रोल, डिफरेंट किस्म की जो स्टॉक होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड जो अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन को, इन ट्रांजिट स्टॉक। तो ये सारी इन सब का रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन्ड है। पे रोल से मुराद है सैलरी और वेजेस का सारा रिकॉर्ड, और जनरल लेजर से मुराद है ओवरऑल जो अकाउंटिंग, डे टू डे अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, वो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। ये कुछ उसकी मेन यूजेजेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में अमूमन हो रहे होते हैं। ओके जी, ये एक प्रिंसिपल है जी, एसिड टेस्ट फॉर टीपीएस। एसिड मुखफ़फ़ है, एक्रोनिम है, विच स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एटमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई इज़ फॉर आइसोलेशन और डी इज़ फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड लफ्ज़ जो है ये अमूमन ना सिर्फ टीपीएस में बल्कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिंसिपल, एज अ रूल ऑफ थंब कि जी आपने अगर अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें ये चार चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें डेटा रिकॉर्ड हो रहा है और डेटा बाद में रिट्रीव भी करना है आपने, उसमें से निकाल भी सकते हैं डेटा। एसिड फर्स्ट, एटमिसिटी। Atomicity means a transaction is either completed in full or not at all। ठीक है जी, वो जो भी सॉफ्टवेयर होगा या तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा या बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बेशक वो 99% होगी हो, लेकिन 99% के बाद अगर लेट्स से जी सिस्टम जो है वो लोड बेयर नहीं कर पा रहा, या फिर पावर आउटेज हो गई है, या हार्डवेयर फेलियर हो गया है, ओवर हीटिंग हो गई है हार्डवेयर की, मिसाल के तौर पर कोई भी फेलियर था टेक्निकल बेस पर, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, बेशक वो ऑलमोस्ट 99% तक पहुंच की थी ट्रांजैक्शन। तो इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड फुली या नॉट एट ऑल। एटमिसिटी मीन्स दिस बेसिक प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, दिस ओनली काउंट्स एज ए बोनाफाइड ट्रांजैक्शन। बोनाफाइड मीन्स जो कि सर्टिफाइड है कि जी हाँ जी हुई है, ऑफिशियल। बोनाफाइड से मुराद है कि वाकई एक चीज़ रिकॉर्ड आपने कर ली है, ट्रांजैक्शन। इफ बोथ द विड्रॉल एंड डिपॉजिट टेक प्लेस, इससे मुराद है कि एक अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट में वो डेबिट होगा, एक अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, एक अकाउंट में पैसे कम होंगे, दूसरे अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे। इफ़ वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड द अदर इज़ नॉट क्रेडिटेड, इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ ट्रांजैक्शन। तो इनमें से एक चीज़ अगर होगी या दूसरी चीज़ नहीं हुई है, यानी कि पैसे एक जगह पे कम हुए हैं लेकिन दूसरी जगह पे बड़े नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो ये एटमिसिटी से मुराद है कि बेसिक प्रिंसिपल उसका जो है वो यही है। एटम से लफ्ज़ निकला कि जी बुनियादी प्रिंसिपल जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का, ख़ास तौर पे टीपीएस का, वो ये कि या तो कम्प्लीटली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी। बेशक 50% हो गया हो, 60%, 99%, इट डजंट मैटर, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद है जी कंसिस्टेंसी, जो हमने जो बात की थी इनफ्लेक्सिबिलिटी की, कि जी ऑल इनपुट डेटा मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप। डेटा फील्ड सबकी सेम होनी चाहिए। अगर नेम्स है तो सारे नेम्स होंगे, अगर मॉनेटरी वैल्यू तो सबकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, उनमें मिक्सचर नहीं हो सकता। दैट इज़ इफ ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव वैल्यूज़ आर रिफ्यूज टू बी कंसिडर्ड। ये उसने एग्जांपल दी है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं और आपने एक नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिया तो उसको वो ऐड नहीं करेगा, माइनस के साइन के साथ वो एडिशन इनटू दैट लिस्ट नहीं हो सकती। तो कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करेंगे, कोई ना कोई इंटरनल लॉजिक होती है हमेशा किसी भी डेटाबेस की जिसको वो फॉलो कर रहा होता है। जो प्रिंसिपल्स और जो फार्मूलाज बनाए गए होते हैं वर्कशीट्स के अंदर, उन्हीं को वो फॉलो करेगा, उसके अलावा वो फॉलो नहीं करेगा। ओके जी, उसके बाद है आइसोलेशन। ट्रांजैक्शंस मस्ट अपीयर टू टेक प्लेस इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या जी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फंड ट्रांसफर इज मेड बिटवीन टू अकाउंट्स, डेबिटिंग ऑफ वन एंड द क्रेडिटिंग ऑफ अनदर मस्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि बाद में होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जो है वो उसी वक्त होनी चाहिए, रादर दैन एक अभी हुई है चीज़, यानी कि एक बंदे ने गुड्स पहुंचा दिए हैं, वो उसकी उसके पैसे बाद मिल रहे हैं। बेशक प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे होता है अक्सर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सामान पहले पहुंच जाते हैं और पैसे बाद मिलते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फिर भी उसी वक्त हो जाती है, एज सून एज गुड्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे। वो रिकॉर्ड होंगे एज अकाउंट्स रिसीवेबल, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फिर भी ऑफिशियली रिकॉर्ड होगी। और अगर वो पे नहीं करता तो फिर उसको बैड डेट में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फिर भी रिकॉर्ड होती है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो एज अ होल आप फिर भी शो करते हैं, बेशक आपको पैसे अभी रिसीव नहीं हुए। ड्यूरेबिलिटी, the system must ensure that the transaction is only one-way process. It cannot be undone, and in case of a crash or failure in the system, it must accomplish documentation of all processes. एक दफ़ा ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसको रिसीव, आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर गलती से किसी अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी
लेकिन उसको वापस आने के लिए दैट विल बी अ सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि बैंक करेगा, विच इन सम केसेस क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी करती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए और आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें तो वो ट्रांजैक्शन रिसीव हो जाती हैं, रिकॉर्ड भी होती हैं, लेकिन फिर वो रिटर्न आपको पैसा मिलता है, दैट वुड बी अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन, वो नहीं कि वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन फिर भी रिकॉर्ड होती है। सो दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। सेकंड पॉइंट ये कि जी अगर सिस्टम क्रैश होता है तो फिर भी कोई ना कोई बैकअप सॉफ्टवेयर होगा जो कि उस ट्रांजैक्शन को तो नहीं रिकॉर्ड करेगा, जो डेटा था उसका जो कि ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड वो रखेगा, ताकि उसको आप रिट्रीव कर सकें और इस्तेमाल कर सकें बाद में। दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल से मुराद है कि वो सिस्टम जो है अपना कोई ना कोई बैकअप रखता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ आर TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर कोई क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। इसकी आपने एक पेज की असाइनमेंट जो है या 2 पेजेस की असाइनमेंट ब्रीफली जमा करानी है एज अटेंडेंस ऑन गूगल क्लासरूम।